इग्नू के बीए सामान्य के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम का जो आज का हमारा पढ़ना है, वह है संस्कृत व्याकरण। BSKC 134 जिसका कोड है। इसमें आज हमें समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष सूत्र से शाक पार्थिवादीनाम सिद्धये, इस सूत्र पर्यंत जानना है, समझना है। यह ब्लॉक 3 का यूनिट 10 है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पूर्व यह जान लेते हैं कि समास है क्या, और जो पूर्ववर्ती कक्षाओं में हमने समास के बारे में जाना है उसको संक्षेप में मोटे तौर पर एक बार फिर से देख लेते हैं। समसन अथवा संक्षेप को ही हम समास कहते हैं। और जैसा कि हमारी पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के 5 प्रकार बताए गए हैं, उसमें से पहला है केवल समास, फिर अव्ययी भाव समास, और तत्पुरुष समास तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है बहुव्रीहि समास, और 5वें नंबर पर है द्वंद्व समास। लक्षण या परिभाषा अगर हम देखें तो लक्षण के आधार पर केवल समास का लक्षण किया गया है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर आता है अव्ययी भाव समास। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव द्वितीय, जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है तत्पुरुष समास, जिसके लिए कहा गया है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समासः, यानी कि जिसके उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो वह है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष का ही अवांतर भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय के अंतर्गत ही आता है द्विगु समास। यह दोनों ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चौथे नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास, जिसके लिए कहा गया है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, यानी कि जो दो पद प्रयुक्त हैं समास में, उन दोनों से भिन्न एक तीसरा पद अगर अन्य पद का अर्थ प्रधान हो जाए तो वह द्वंद्व समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। और प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्वः पंचमः, जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों ही पद के अर्थ प्रधान होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी समासों को हम उदाहरण सहित जो अपना यह पाठ्यक्रम है समास का ब्लॉक 3 के अंतर्गत अच्छे से भली भांति जान सकेंगे। तो इसको हम आगे देखते हैं कि इस इकाई में हम तत्पुरुष समास प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पूर्व की इकाई में आपको बता दिया गया था कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। और समास के सामान्य परिचय को प्राप्त करते हुए हमने मोटे तौर पर स्थूल रूप में सभी समासों के विधायक सूत्रों को और उनके उदाहरणों को जाना था, तथा अव्ययी भाव समास को विशेष तौर पर हमने पिछले कक्षा में जाना था। तो अब हम पिछली कक्षा में हमने अव्ययी भाव समास को विस्तार पूर्वक सोदाहरण जान लिया था, तो इस कक्षा में अब हम उसके जो अगला समास है तत्पुरुष समास, उसके बारे में उसके विधायक सूत्रों का अध्ययन करते हैं। तत्पुरुष समास का विधान द्वितीया विभक्त्यंत से लेकर सप्तमी विभक्त्यंत तक किया गया है। द्वितीयांत से सप्तम्यंत तक का सुबंत के साथ जो समास का विधान किया है, इनको क्रमशः हम द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत तत्पुरुष में ही जब दो प्रथमांत पद, यानी दोनों की विभक्तियां जब प्रथमांत हो तभी और तब उनका समास विधान हो, तो उसको हम समानाधिकरण समास या विशेषण समास कहते हैं, यानी जिनके अधिकरण समान हो।
तो इसे ही हम तत्पुरुष के भेद कर्मधारय के रूप में जानते हैं। और कर्मधारय का ही अवान्तर भेद है द्विगु, जो कि अगर पूर्व पद संख्या हो तो हम कर्मधारय को ही द्विगु कहते हैं। संख्या पूर्वो द्विगुः। और इसका प्रयोजन समासांत है, और इसका विवेचन हम इस पाठ में ही, आज के पाठ में ही आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। तो इस इकाई में हम तत्पुरुष सूत्र से लेकर शाक पार्थिवादीनाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम वार्तिक है यह, इसके पर्यंत आने वाले यानी कि बीच के मध्य के सभी सूत्रों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। कुछ बातें यहाँ ध्यातव्य हैं कि द्वितीयादि सप्तमी तत्पुरुष समास व्यधिकरण समास है, क्योंकि यहाँ पर जो समस्यमान दोनों पद हैं उनमें भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। सुबंत के साथ जिस विभक्त्यंत का समास होता है उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे द्वितीयांत का सुबंत के साथ समास होने पर द्वितीया तत्पुरुष, तृतीयांत का सुबंत के साथ समास होने पर तृतीया तत्पुरुष, इसी प्रकार हम आगे सप्तमी पर्यंत देख लेंगे। इसके विपरीत जहां पर समस्यमान जो पद हैं, जिन दो पदों के मध्य समास हुआ है, अगर वह समान अधिकरण है, समान अधिकरण वाले हैं, तो वहां पर समानाधिकरण समास होता है। यहाँ प्रथमा विभक्त्यंत का प्रथमांत के साथ ही समास किया जाएगा। इसी को हम विशेषण समास भी कह देते हैं, जो कि किस नाम से प्रसिद्ध है? कर्मधारय समास के नाम से। कर्मधारय में भी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय तथा उपमान पूर्व पद कर्मधारय के नाम से दो प्रकार के भेद हैं, जिसको हम आगे उदाहरण के साथ जानेंगे। इसी समानाधिकरण समास में पूर्व पद अगर संख्यावाचक हो जाए, संख्या को बताने वाला हो, तो वह द्विगु समास कहलाता है। जब द्विगु समास समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वहां पर समाहार अर्थात समूह की प्रधानता होने के कारण वह सदैव नपुंसक लिंग तथा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। यह सब हम आगे इस पाठ में अच्छी प्रकार से जान लेंगे, समझ लेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि आज हम तत्पुरुष समास को देखने जा रहे हैं। तत्पुरुष में ही हम द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक अगर हमारा जाता है तो वह अलग अलग भिन्न भिन्न विभक्त्यंत होता है, इसीलिए उसे हम द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष इत्यादि, जिसमें कि अलग अलग व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और अगर वह समानाधिकरण होता है तो वह प्रथमांत में ही होता है और प्रथमा विभक्ति के साथ ही समास होता है उसका, पदों का, तो उसे हम कर्मधारय समास अथवा विशेषण समास भी कहते हैं। कर्मधारय में ही अगर पहला पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो वह द्विगु समास कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय समास भी आता है और द्विगु समास भी आता है। अब हम तत्पुरुषः, यह जो अष्टाध्यायी का सूत्र है, उसको आगे देखते हैं। इस सूत्र की अगर हम वृत्ति करें तो आता है अधिकारोयम प्राग बहुव्रीहेः, अर्थात सूत्र षड्विध प्रकार के होते हैं, उसमें से जो अधिकार सूत्र है उसका बहुत आगे तक अष्टाध्यायी क्रम को हम देखें तो अधिकार चलता है। तो यह जो तत्पुरुष सूत्र है वह एक अधिकार सूत्र है, जिसका अधिकार शेषो बहुव्रीहि सूत्र जब तक ना आ जाए, यानी उसके पूर्व तक है। शेषो बहुव्रीहि सूत्र के पूर्व तक जितने सूत्र आते हैं वह सब इस अधिकार, वहां तक तत्पुरुष सूत्र का अधिकार रहेगा। तत्पुरुष का आगे हम जब व्याख्या करें तो यह एक पदात्मक सूत्र है। एक पदात्मक से तात्पर्य है एक पद का ही सूत्र है, इसमें एक ही पद का व्यवहार हुआ है। पद मतलब जिसमें सुबंत या तिगंत प्रत्यय लग चुका हो, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। तो सुबंत या तिगंत प्रत्यय के साथ जिसका प्रयोग हुआ हो, जिन शब्दों का, वही पद कहलाते हैं। तो एक पद वाला जो यह सूत्र है उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, तो
तो शेषो बहुव्रीहि इस सूत्र से पहले तक इसका अधिकार जाना जाएगा और शेषो बहुव्रीहि सूत्र से पूर्व तक तत्पुरुषः सूत्र से जिन समासों का विधान किया जाएगा उन समासों की तत्पुरुष संज्ञा होगी। इसके पर्यंत जो दूसरा सूत्र आ रहा है वह है द्विगुश्च। द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। द्विगु को भी तत्पुरुष संज्ञा दी जाती है, प्रदान की जाती है। इसका हम पदच्छेद देखें, पदों में इसको हम तोड़ें तो आता है द्विगुः च, यानी कि यह और आगे इसी प्रकरण में द्विगु नामक जो समास है उसको भी तत्पुरुष संज्ञा का विधान किया जाता है। इसी प्रकरण में हम आगे देखते हैं कि तत्पुरुष के अधिकार में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से विहित त्रिविध समास में से जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसकी द्विगु संज्ञा संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र से की जाएगी। द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं कि आक डारा दे का संज्ञा सूत्र के अधिकार के कारण एक की एक ही संज्ञा करनी चाहिए जो पर यानी अष्टाध्यायी में जो सूत्र बाद में पढ़ा गया हो और अनवकाश हो। इस प्रकार द्विगु संज्ञा से तत्पुरुष संज्ञा का बाद हो जाएगा जो कि हमें इष्ट नहीं है। तो क्या प्रयोजन है कि द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा भी करनी चाहिए? तो उसका समाधान देते हैं कि एक संज्ञाधिकार में भी द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा बनी रहे ताकि तत्पुरुष से राजाह सखिभ्यश्च टच के द्वारा विहित जो टच प्रत्यय है तत्पुरुषस्यांगुलेह संख्या व्ययादेह से विहित अच आदि समासांत प्रत्यय द्विगु से भी किए जा सके। अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं, वह है द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। इसकी वृत्ति देखें तो द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते वा स च तत्पुरुषः कृष्णम श्रितः कृष्णश्रितः इत्यादि उदाहरण देते हैं। द्वितीयांत जो सुबंत है श्रित आदि प्रकृति वाले सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त करता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। व्याख्या देखते हैं हम तो द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, यह है उसका पदच्छेद। इन पदों में वो उसको हम विभक्त करते हैं। तो द्वितीय अलग पद हो गया और श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः यह एक अलग पद हो गया। इस प्रकार यह द्विपदात्मक सूत्र है। सह सुपा सूत्र से सुपा की अनुवृत्ति होती है जो कि वचन परिणाम से बहुवचन प्राप्त करता है सुबन्तैः इति। विभाषा तत्पुरुष अधिकारों की तथा सुप सुपा से सुप की अनुवृत्ति पूर्व से है। यहाँ श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च इस प्रकार से इतरेतर द्वंद्व समास है। यहाँ श्रितादि की श्रितादि प्रकृतिक सुबंत में लक्षणा की गई है, अन्यथा श्रितादि सुबंत नहीं है तो उनका सुबंतैः के साथ सामानाधिकरण्य संभव नहीं है। अतः श्रित है प्रकृति जिन सुबंतों की, ऐसा लाक्षणिक अर्थ कर लिया गया। द्वितीया शब्द से प्रत्यय ग्रहणी तदंताः ग्राह्याः, यह जो परिभाषा है उससे द्वितीयांत का हमने ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार सुप से सुबंत तक सुबंत का, अतः जो सूत्रार्थ है वह ऐसे संपन्न होता है कि द्वितीयांत सुबंत का श्रितादि प्राकृतिक सुबंतों के साथ विकल्प से समास हो। उदाहरण देते हैं, कृष्णश्रितः, कृष्णम श्रितः। यह जो लौकिक विग्रह है कृष्ण अम श्रित सु, इस अलौकिक विग्रह में द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः इस सूत्र से तत्पुरुष समास करने पर समास संज्ञा होने पर कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा
तथा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप का लुक करने पर कृष्णश्रित इस अवस्था में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र से समास विधायक सूत्र में द्वितीया शब्द के प्रथमा निर्दिष्ट होने से द्वितीयांत की उपसर्जन संज्ञा होने पर उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से द्वितीयांत का पूर्व निपात करने पर कृष्णश्रित इस अवस्था में समुदाय की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा तथा प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय और फिर सुप्रत्यय को उ का लोप हुआ, स को रुत्व हुआ, रुत्व को फिर से विसर्ग हुआ, ऐसे जो विभक्ति कार्य हैं उनके होने के अनंतर कृष्णश्रित रूप सिद्ध होता है। अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इसकी वृत्ति है तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्राग्वत् शंकुलया खंडः शंकुला खंडः धान्येनार्थो धान्यार्थः तत्कृतेति किम अक्षराकाणः। सूत्र का हम अनुवाद देखें तो तृतीयांत सुबंत तृतीयांत के अर्थ द्वारा कृत जो गुण तद विशिष्ट द्रव्यवाचक सुबंत के साथ एवं अर्थ शब्द के साथ विकल्प से समास को प्राप्त करते हैं और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। व्याख्या करते हैं इसकी। तो यह जो सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इसमें आप देख रहे हैं कि यह 3 पदों का सूत्र है, त्रिपदात्मक है। इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्राक कडारात समासः, सह सुपा और तत्पुरुषः, इन 3 सूत्रों की अनुवृत्ति करनी होती है। इस सूत्र में तत्पद का अभिप्राय है जो सूत्र में तृतीया पद है कृतार्थेन गुणवचनेन। अतएव तत्कृतम का अर्थ होगा के द्वारा किया हुआ। इसका अन्वय गुणवचनेन के साथ होता है, अर्थेन के साथ नहीं। तत्गुणवचनेन। गुणवचन शब्द का निर्वचन हम आगे शब्दावली जहां दी गई है वहां पर इसका विस्तार से निरूपण किया गया है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, यह जो परिभाषा है इस परिभाषा से तृतीया में तदंत विधि होने पर तृतीयांत का ग्रहण किया जाता है। अब सूत्र का अर्थ होता है तृतीयांत, अर्थात तृतीयांत सुबंत का तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन, तृतीयांत के अर्थ के साथ किए गए गुणवाचक सुबंत के साथ और अर्थ प्रातिपदिक के सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है तथा इसको तत्पुरुष कहा जाता है। उदाहरण में पहला पद लेते हैं शंकुला खंडः, शंकुलया खंडः, यह है इसका लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह है शंकुला टा खंड सु। इस अलौकिक विग्रह में तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से समास संज्ञा होने पर पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा सुप का लुक करने पर शंकुला खंड। इस अवस्था में तृतीयांत का जो समास विधायक सूत्र है उसमें प्रथमा निर्दिष्ट होने के कारण उपसर्जन संज्ञा तथा उसका पूर्व निपात करने पर शंकुला खंड इस समुदाय की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति आदि कार्य करके शंकुला खंड रूप सिद्ध होता है। तत्कृतेति किम, तो यहाँ विचार किया जाता है कि सूत्र में तत्कृत तृतीयांतार्थ कृत अर्थात तृतीयांतार्थ से किए हुए गुणवचन से, ऐसा कहने की आवश्यकता क्या थी। तो इसका समाधान करते हैं कि तत्कृत ग्रहण करने से सूत्र का अर्थ होगा कि यदि तृतीयांत का गुणवचन के साथ समास हो तो तृतीयांतार्थ कृत से ही हो। इस नियम के आधार पर अक्षराकाणः में समास नहीं होगा क्योंकि तृतीयांत अक्षरा आंख से, आंख के द्वारा वह काना नहीं हुआ है, अतः अक्षराकाणः में कारण कार्य संबंध न होने के कारण यहाँ समास भी नहीं होता है। अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं।
कर्तृकरणे कृता बहुलम। वृत्ति है कर्तरि करणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्राग्वत। उदाहरण देते हैं, हरिणा त्रातः हरित्रातः, नखैर्भिन्नः नख भिन्नः। अनुवाद देखें तो कर्ता अथवा करण में जो तृतीया तदंत यानी सुबंत जो तृतीयांत हो, कृदंत प्राकृतिक सुबंत के साथ जब उसका बहुल प्रकार से समास होता है तब वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। कर्तृकरणे कृता बहुलम, अगर हमने सूत्र को तोड़ा तो 3 पद निकल के आते हैं, कर्तृकरणे कृता और बहुलम। त्रिपदात्मक है इस प्रकार यह सूत्र, 3 पदों से युक्त त्रिपदात्मक। तृतीया पद की अनुवृत्ति चली आ रही है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र से। समासः, सुप, सह सुपा, तत्पुरुषः, ये सब पूर्व से इनका अधिकार चला आ रहा है। कर्ता च करणम च कर्तृकरणम, तस्मिन् कर्तृकरणे, यह हो गया समाहारक द्वंद्व। तृतीया से तदंत विधि होकर तृतीयांत सुबंत बन जाता है और यह कृत प्रत्यय होने के कारण तदंत विधि से कृत का भी तदंत विधि होकर कृदंतेन सुबंतेन या कृदंत प्रकृति केन सुबंतेन बन जाता है। तो जो सूत्र का अर्थ हमें फलित हो रहा है वह यह है कि कर्ता या करण कारक में जो तृतीया होती है, यानी जो तृतीयांत सुबंत है, वह कृदंत प्राकृतिक सुबंत के साथ बहुल प्रकार के समास को प्राप्त करता है। बहुल का अर्थ आप आगे शब्दावली में विशेष रूप से देखेंगे। बहुल के अनेक अर्थ हैं, तो कहीं पर वह विकल्प से होता है, आगे हम इस पर चर्चा कर लेंगे। कर्तृकारक में तृतीयांत का जो उदाहरण दिया गया है वह है हरित्रातः। इसका लौकिक विग्रह है हरिणा त्रातः और अलौकिक विग्रह हरिता त्रात सु। तो अलौकिक विग्रह में कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र के द्वारा बहुल प्रकार से समास हो जाता है। समास विधायक जो यह सूत्र है इसमें तृतीया पद की अनुवृत्ति हो रही है और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से तदबोध्य हरिता की उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात हो जाने पर हरिता त्रात सु इस समास समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा उसके अवयव टा और सु का लुक हो जाता है और हरित्रातः की पुनः एक देश विकृत मनन्यवत परिभाषा से प्रातिपदिकत्व होता है तथा प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में फिर से सुप्रत्यय करके हम विभक्त्याधिकारी करके हरित्रातः रूप को सिद्ध करते हैं। आगे जो परिभाषा है कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, उसके आधार पर हम नखैर निर्भिन्न नख निर्भिन्न समास को सिद्ध करते हैं। इस परिभाषा का अर्थ है कि जो कृत के ग्रहण में गतिकारक पूर्व का भी ग्रहण किया जाना चाहिए। तो कर्ता और करण अर्थ में जो विद्यमान है तृतीयांत सुबंत, अगर वह गतिकारक है तो पूर्व कृदंत के साथ भी उसका समास होता है। जैसे नख निर्भिन्न उदाहरण में हम देखते हैं, नखैः निर्भिन्न, यह जो विग्रह है उसमें गति संज्ञक निर्भिन्न पूर्वक कृदंत भिन्न के साथ नखैः तृतीयांत का समास हुआ है। प्रक्रिया नख भिन्न के समान ही है, केवल समास विधायक जो सूत्र है वह ये जो परिभाषा है कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, उसके आधार पर उसकी सहायता से समास का विधान करता है। अगला सूत्र हम देखते हैं, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः। इसकी वृत्ति है चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा
प्राग्वत यूपाय दारु यूपदारु तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवेष्टः तेनेह न रंधनाय स्थाली। अनुवाद है इसका कि चतुर्थ्यंत जो सुबंत है, उस चतुर्थ्यंत सुबंत के अर्थ यानी जो उस पद से वाच्य है, जो वस्तु तदवाचक सुबंत के साथ एवं अर्थ बलि हित सुख और रक्षित इन सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, वह समास भी कौन सी संज्ञा को प्राप्त करता है? तत्पुरुष नामक समास की संज्ञा को प्राप्त करता है। सूत्र की व्याख्या देख लें। चतुर्थी और अगला पद है तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितैः, यह एक साथ लेना है। तो एक पद हो गया चतुर्थी, दूसरा पद हो गया तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितैः। तो ये दो पदों वाले सूत्र को हम द्विपदात्मक सूत्र कहते हैं। और समासः सुप सह सुपा विभाषा तत्पुरुष, ये सब पूर्व से इनका अधिकार इन सूत्रों का चला आ रहा है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, यह जो कहा गया है उस हिसाब से हम देखें तो चतुर्थी से चतुर्थ्यंत जो सुबंत का ग्रहण होता है, तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितम च सुखम च रक्षितम च तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितानि तैः तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितः इतरेतर द्वंद्व समास यहाँ पर हम इस प्रकार देख रहे हैं। और तब रूप जो हमें फलित हो रहा है, हमें जो इसका अर्थ प्राप्त हो रहा है सूत्र का, वह हो जाता है कि चतुर्थ्यंत जो सुबंत तदर्थ अर्थ बलि हित सुख और रक्षित इन सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और वह समास कौन सा होता है? तत्पुरुष संज्ञक समास होता है। तदर्थ से प्रकृति विकृति भाव का ग्रहण करते हैं, और तदर्थ वाचक में तद से चतुर्थ्यंत जो सुबंत है उसका ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार तदर्थ का अर्थ क्या होता है? चतुर्थ्यंत सुबंत के लिए। अभिप्राय क्या है? चतुर्थ्यंत सुबंत के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसके वाचक प्रतिपादक के सुबंत के साथ उस चतुर्थ्यंत सुबंत का भी समास होगा। किंतु चतुर्थ्यंत सुबंत और तदर्थ वाचक जो सुबंत हैं, दोनों में प्रकृति विकृति भाव होना क्या है? आवश्यक है। अभिप्राय यह है कि चतुर्थ्यंत सुबंत के लिए गृहीत वस्तु से यदि चतुर्थ्यंत वस्तु में विकार संभव होगा तो परस्पर समास होगा, अन्यथा समास नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम यूप दारु पद लेते हैं। यूपाय दारु यानी यज्ञ के लिए उपयोग में आने वाली जो लकड़ी है। इसमें क्या है कि सुबंत जो दारु का उपयोग है वह चतुर्थ्यंत यूपाय के लिए होता है। यहाँ दारु अर्थात लकड़ी प्रकृति है, दारु का अर्थ लकड़ी होता है। तो दारु जो है लकड़ी वह प्रकृति है, और यूपाय विकृति है, क्योंकि यूप का जो निर्माण होता है वह लकड़ी से ही होता है। अतः प्रकृति सूत्र के द्वारा समास होकर के यूप दारु पद बनता है। अब यदि हम तदर्थवाचक सुबंत से चतुर्थ्यंत सुबंत में कोई विकार नहीं देखते हैं तो समास भी नहीं होता है। जैसे रंधनाय स्थाली में तदर्थवाचक सुबंत स्थाली है, लेकिन स्थाली से रांधना नामक कोई भी चीज न बनने के कारण प्रकृति विकृति भाव नहीं है, तो यहाँ पर समास नहीं होता है। अगर प्रकृति विकृति भाव दो द्रव्यों में होता है, जैसे कि वहां पर दारू से ही यूप का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वह प्रकृति विकृति द्रव्य और क्रिया में संभव नहीं है। द्रव्य है स्थाली और रांधना जो पद है वह है क्रिया। इन दोनों में द्रव्य और जो रंधन क्रिया है और जो स्थाली द्रव्य है उसमें इस प्रकार का कोई प्रकृति विकृति भाव न होने से यहाँ पर समास नहीं होगा। इसके आगे एक वार्तिक आता है, अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। इस वार्तिक का अर्थ है कि शब्द के साथ चतुर्थ्यंत का समास नित्य होता है। नित्य समास होने के कारण
यहाँ पर अस्वपद लौकिक विग्रह होगा और इस समास का लिंग भी विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष्य के अनुसार लिंग निर्धारण का कारण यह है कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। सूत्र से क्या होता है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अनुसार समास का लिंग होता है। अतः यहाँ पर इस सूत्र से परवल लिंगता को बाध कर विशेष्य के अनुसार समस्त पद का लिंग निर्धारण किया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर लेते हैं द्विजार्थः सूपः। द्विजाय अयम, यह जो अस्वपद लौकिक विग्रह है, द्विज ङे अर्थ सु, यह है इसका अलौकिक विग्रह। इसमें अर्थीन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम वार्तिक के प्रयोग से हम देखते हैं कि चतुर्थ्यंत का अर्थ शब्द से नित्य समास होने पर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के अनंतर सुप, फिर सुप का लुक, फिर चतुर्थ्यंत का जो समास विधायक सूत्र है वह प्रथमा निर्दिष्ट होने से जो द्विज शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है और जिसका उपसर्जन संज्ञा जिसकी हुई है उसका पूर्व निपात करके द्विज अर्थ, इस अवस्था में सवर्ण दीर्घ होकर के द्विजार्थ की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लाया जाता है, फिर सु प्रत्यय में उ का लोप, फिर स का रुत्व विसर्ग, इस प्रकार करके सुपह इस विशेष्य के पुल्लिंग होने से समस्त पद का पुल्लिंग में प्रयोग होता है और द्विजार्थः सुपह यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अगर स्त्रीलिंग विशेष्य पद हो तो द्विजाय इयम इस अर्थ में द्विजार्थाय वागु, तथा नपुंसक लिंग विशेष्य पद होने पर द्विजाय इदम इस अर्थ में द्विजार्थम पयः रूपम रूप सिद्ध होते हैं। द्विजार्थाय वागु यह हो जाएगा स्त्रीलिंग में और द्विजार्थम पयः यह हो जाएगा नपुंसक लिंग में। अब जो अगला सूत्र है वह है पंचमी भयेन। चोराद भयम चोर भयम, उसका उदाहरण देते हैं समास का। जो पंचम्यंत सुबंत है वह भयवाचक सुबंत के साथ उसका समास होगा और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। इसमें भी दो पद हैं, पंचमी और भयेन। पूर्व सूत्रों के ही समान हम यहाँ भी देखते हैं कि समासः, सुप, सह सुपा, विभाषा, तत्पुरुष, ये सब अधिकार रूप में चले आ रहे हैं। प्रत्यय ग्रहणी तदंत ग्रहणम के अनुसार पंचमी से पंचम्यंत सुबंत का ग्रहण करते हैं और पंचम्यंत सुबंत का भय प्रकृतिक यानी भयवाचक सुबंत के साथ विकल्प से होता है तत्पुरुष समास। उदाहरण चोर भयम है। चोराद भयम यह जो लौकिक विग्रह है, चोर ngसी भयसु यह उसका अलौकिक विग्रह है। इसमें पंचमी भयेन यह जो सूत्र है इससे पंचम्यंत का भय शब्द के साथ समास होने पर समास की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, फिर उसके बाद सुप, फिर लुक, फिर पंचम्यंत के साथ समास विधायक सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट होने से उसकी चोर शब्द की यानी उपसर्जन संज्ञा हुई तथा उपसर्जन संज्ञक जो है चोर शब्द उसका पूर्व निपात करके चोर भय, इस अवस्था में समुदाय की यानी पूरे समूह की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा हुई और फिर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय आया और विभक्ति कार्य करके सु को अम्भाव पूर्व रूप आदि करके चोर भयम रूप सिद्ध होता है। इससे अगला जो सूत्र है वह है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन। मूल ग्रंथ में यह वृत्ति नहीं है, अनुवृत्ति से हम इस प्रकार की वृत्ति लेते हैं। स्तोकांतिक दूरार्थ वाचकाः कृच्छ शब्दश्चेति पंचम्यन्ताः तांत प्रकृतिकेन सुबंतेन वा समस्यते स च तत्पुरुषः। ये सारे जो हम देख रहे हैं वह सब विकल्प से तत्पुरुष संज्ञा यहाँ हो रही है। तो इस सूत्र का अर्थ है कि स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन, यानी कि इसमें स्तोक अंतिक दूर, स्तोकांतिक दूरांत दूरानी और इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो यह भी दो पदार्थ मतलब दो पदों से युक्त सूत्र है। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तक एक पद हो गया और तेन यह दूसरा पद हो गया।
पंचमी भयेन सूत्र से हम यहाँ पंचमी विभक्ति की अनुवृत्ति कर लेते हैं। फिर पूर्व सूत्रों की ही भांति समास सह, सुप, सह, सुपा, विभाषा, तत्पुरुषः, ये सब अधिकृत हैं यहाँ भी। और इतरेतर द्वंद्व के बाद यहाँ स्तोकांतिक दूराणि अर्था येषाम, ते स्तोकांतिक दूरार्थाः से बहुव्रीहि समास होता है। स्तोकांतिक दूरार्थाः कृच्छ्रन् चेति स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि। फिर इतरेतर द्वंद्व है और प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्या परिभाषा के द्वारा यहाँ पंचमी से तदंत विधि होकर वचन परिणाम से पंचम्यंतानि बन जाता है। हम इस प्रकार देखते हैं कि इस सूत्र से जो फलितार्थ निकल कर आता है वह है स्तोकार्थक, यानी जो स्तोक अल्प अर्थ का वाचक हो, स्वल्पार्थक, अंतिकार्थक जो समीप अर्थ का वाचक हो, दूरार्थक जो दूर अर्थ का वाचक हो, और कृच्छ शब्द ये पंचम्यंत सुबंत और तांत प्रकृतिक सुबंत के साथ होने पर समास को प्राप्त करते हैं। और उस समास की कौन सी संज्ञा होती है? तत्पुरुष संज्ञा। पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, इसकी वृत्ति देखिए तो अलुग उत्तर पदे स्तोकान्मुक्तः, अंतिकादागतः, अभ्यासादागतः, दूरादागतः, कृच्छ्रादागतः। तो जो स्तोक आदि से परे पंचमी का लुक नहीं होता अगर उत्तर पद परे हो तो। पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, इन दो पदों से यह सूत्र बना है, तो द्विपदात्मक सूत्र है। पंचम्याः षष्ठ्यंत पद है और स्तोकादिभ्यः पंचमी बहुवचन है। अतः स्तोक आदि से पर में यह अर्थ इससे हमें प्राप्त होता है। अलुक उत्तर पदे, यह दो पद अलुक उत्तर पदे सूत्र से अनुवृत्त है। स्तोक आदिर येषाम ते स्तोकादयः, तेभ्यः स्तोकादिभ्यः बहुव्रीहि समास है। स्तोकादियों से यहाँ पूर्व सूत्र में प्रतिपादित स्तोकादियों का ग्रहण ही अभीष्ट है। न लुक अलुक न तत्पुरुष। उत्तर पदे का अर्थ है उत्तर पद के पर में रहते। तो पूरे सूत्र का अर्थ क्या निकला? स्तोक आदियों से परे, आदि पद से हम स्तोक के बाद अंतिक, अभ्यास, दूर, कृच्छ आदि पद ले लेंगे। तो स्तोक आदियों से परे पंचमी का लुक नहीं होता है उत्तर पद परे हो तो। स्तोकान मुक्त उदाहरण हम देख लेते हैं। स्तोकात मुक्त, यह जो लौकिक विग्रह है, और स्तोकंगसी मुक्त सु, यह अलौकिक विग्रह है। इसमें स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन सूत्र से समास करने पर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है पूर्ववत ही, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुप जो प्रत्यय लगा है स्तोक के साथ ngसी और मुक्त के साथ सु, तो ngसी और सु का लुक प्राप्त होने पर पंचम्याः स्तोकादिभ्यः सूत्र से सुप लुक, जो स्तोक से परे ngसी का लुक है उसका निषेध हो जाता है और सु मात्र का लोप होता है। तो स्तोक nगिस मुक्त ऐसी अवस्था बनती है, और ngसी के स्तोक ngसी मुक्त ऐसी अवस्था बनती है, और ngसी के स्थान पर टांगसी गसामिनात स्याह सूत्र से आत आदेश होता है, और फिर सवर्ण दीर्घ करके हमको स्तोकात मुक्त इस अवस्था में तकार का जश्तु कर देते हैं दकार, और पर सवर्ण करके स्तोकान मुक्त, इस समुदाय की स्तोकान मुक्त बनता है। और फिर यह जो समूह है स्तोकान मुक्त, यह जो समुदाय है, उसकी फिर से हम प्रातिपदिक संज्ञा और सुविभक्ति आदि कार्य करके स्तोकान मुक्त रूप को सिद्ध करते हैं। इसके अनंतर जो सूत्र आता है वह है षष्ठी, सुबंतेन प्रागवत, और षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण दिए हैं राजपुरुषः। तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं एक ही पद है षष्ठी, तो इसका अर्थ पूर्ण करने के लिए समर्थः, पदविधि, समासः, सुप, सहसुपा, विभाषा, तत्पुरुषः, इनकी अनुवृत्ति करनी पड़ती है।
प्रत्यय ग्रहणी तदंताग्राह्य जो परिभाषा है, उससे षष्ठी, सुप, सुपा सबका अर्थ क्रमशः षष्ठ्यंत, सुबंत, सुबंतेन हो जाता है और तब पूर्वोक्त जो अर्थ है वह लब्ध होता है। क्या? षष्ठ्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। उदाहरण देखते हैं। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, यह है लौकिक विग्रह और राजन्ङस पुरुष सु, यह है उसका अलौकिक विग्रह। इसमें षष्ठी, इस सूत्र से षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंत पुरुष शब्द से समास होने पर समास की प्रातिपदिक संज्ञा तथा सुप का लुक होने पर षष्ठ्यंत के समास विधायक सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट होने से उसकी राजन शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है तथा उपसर्जन संज्ञक का पूर्व निपात होना पहले से तय है, तो पूर्व निपात करके राजन पुरुष। इस अवस्था में नलोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से राजन शब्द के नकार का लोप होने पर राजपुरुष, यह जो समूह बनता है, यह जो समुदाय है राजपुरुष, इसकी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रथमा एक वचन विवक्षा में सुप्रत्यय करके फिर सु का ऋतु, फिर ऋतु का विसर्ग करके विभक्ति आदिकारी जिसको हम कहते हैं राजपुरुष रूप सिद्ध होता है। इसके आगे जो सूत्र आता है वह है पूर्वापराधरोत्तर मेक देश नैकाधिकरणे। इसकी वृत्ति है अवयविनाशः पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्व विशिष्टश्चेद अवयवी। षष्ठी समासापवादः पूर्वकायस्य पूर्वकायः अपरकायः एकाधिकरणे किम पूर्वश्छात्राणाम। तो हम देखते हैं कि इस सूत्र में 3 पद हैं। पहला है पूर्वापरा धरोत्तरम, यह प्रथमांत पद है। एक देशिना, यह तृतीयांत है और एकाधिकरणी, यह सप्तम्यंत पद है। समासः सुप, सह सुपा, विभाषा, तत्पुरुष, ये सारे सूत्र अधिकार रूप में चले आ रहे हैं। पूर्वम च परम च अधरम च उत्तरम च येषां समाहारः पूर्वापराधरोत्तरम। यहाँ समाहार द्वंद्व है। एक देशः, ये अवयवः, सोस्यास्तीत एक देशी, तेन एक देशिना। तो समास न देख करके हम आगे देखते हैं कि एकाधिकरणी का संबंध एक देशिना के साथ है। इस प्रकार सूत्रार्थ क्या निकल कर आता है? सूत्र का अर्थ क्या निकलता है? एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य अर्थ में वर्तमान जो अवयवी तदवाचक सुबंत के साथ पूर्व, अपर, अधर और उत्तर, इन सुबंतों का विकल्प से समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। षष्ठी समास का जो अपवाद है, अपवाद का तात्पर्य अवयवी का अवयव पूर्व आदि के साथ इस सूत्र के साथ जो समास होता है वह षष्ठी समास का बाधक है। यदि षष्ठी समास होता तो षष्ठ्यंत का प्रयोग पहले हो जाता। इस एक देश समास के विधायक सूत्र में प्रथमांत निर्दिष्ट पद जो है पूर्व आदि, वह अवयववाचक शब्द हैं। अतः प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम, इस नियम से इनका प्रयोग पहले होता है। इसी कारण इस एक देशी समास का विधान अपवाद स्वरूप किया गया है। एकाधिकरणी किम, यहाँ प्रश्न होता है कि सूत्र में एकाधिकरणी क्यों कहा गया? इस समास में अवयवी का एकत्व संख्या विशिष्ट अर्थात एक वचनांत होना आवश्यक है, अन्यथा पूर्वश छात्राणाम में समास होने लग जाता। यहाँ अवयवी छात्राणाम बहुवचन होने से बहुत्व संख्या विशिष्ट है, एकत्व संख्या विशिष्ट नहीं है, अतः यहाँ समास नहीं होता है। यहाँ तत्पुरुष समास होने पर भी पूर्व पद का अर्थ ही प्रधान है, उसी का अन्य पदार्थों के साथ अन्वय होता है। अतएव समास प्रकरण की जो प्रथम इकाई में समास परिचयात्मक व्याख्यान है, वहां तत्पुरुष के लक्षण में प्रायः पद कहा गया था। यह आपको पहले से बताया जा चुका होगा।
पूर्व का यह जो उदाहरण है उसमें हम देखते हैं पूर्वम कायस्य, यह लौकिक विग्रह है, और पूर्व अम कायंगस, यह अलौकिक विग्रह है। इसमें प्रकृत सूत्र से समास होता है। यहाँ पर काय जो है वह अवयवी है और एक वचनांत भी है। पूर्व शब्द अवयववाचक है। तदनंतर प्रातिपदिक संज्ञा सुप लुक आदि समस्त कार्य करने के उपरांत जो प्रथमांत पद बोध होने के कारण पूर्व शब्द का हम पहले निपात कर लेते हैं, तो पूर्व काय समुदाय की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा के अनंतर फिर से विभक्ति आदि कार्य होते हैं और पूर्व का यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम पूर्व का यह की ही भांति अपर का यह रूप भी सिद्ध कर लेंगे। अर्धम नपुंसकम, अब जो सूत्र है वह कौन सा है? अर्धम नपुंसकम। जो समांशवाची अर्ध शब्द हैं, समांश मतलब सम अंश का वाचक, अर्थात बराबर का वाचक, तो उसका वह जो अर्ध शब्द है वह नित्य नपुंसक होता है। नित्य नपुंसक जो यह अर्ध शब्द है वह विकल्प से समास को प्राप्त करता है, और उस समास की भी कौन सी संज्ञा होती है? तत्पुरुष संज्ञा होती है। यह सूत्र भी दो पदों से युक्त है, अर्धम और नपुंसकम। पूर्व सूत्रों की ही भांति यहाँ भी समासः सुप सह सुपा विभाषा तत्पुरुष, इन सारे सूत्रों का अधिकार चला आ रहा है। और इस प्रकार इसका अर्थ क्या होता है कि अर्ध शब्द जब अंश का वाचक होता है तो पुल्लिंग या नपुंसक में प्रयुक्त होता है, लेकिन जब यह एकदम आधे भाग का वाचक होता है तब वह नित्य नपुंसक होता है। फिर वहां विकल्प से वह पुल्लिंग नहीं हो सकता। इस नित्य नपुंसक जो अर्ध शब्द है उसका सुबंत का एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी सुबंत के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास हो जाता है। उदाहरण देते हैं, अर्ध पिप्पली। अर्धम पिप्पल्याः, इस लौकिक विग्रह में अर्ध सु पिप्पली इंगस, यह जो अलौकिक विग्रह है उसमें समांशवाची अर्ध शब्द है। इसीलिए क्या होता है? अर्ध सु का पिप्पलिंगस इस एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी सुबंत के साथ इस प्रकृत जो सूत्र चल रहा है अर्धम नपुंसकम, उसके द्वारा विकल्प से तत्पुरुष समास हो जाता है। समास विधायक जो यह सूत्र है उसमें अर्धम पद प्रथमा निर्दिष्ट है, यानी उसका बोधक है अर्ध सु, और उपसर्जन संज्ञा एवं उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात हो जाता है अर्ध सु पिप्पलिंगस। अब समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और उसके अवयव जो सुप हैं उनका लुक होकर के, अवयव सुप हो गए सु और गस, उनका लुक हो जाता है, तो प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में पुनः सु प्रत्यय ला करके विभक्ति कार्य करके अर्ध पिप्पली प्रयोग सिद्ध हो जाता है। सप्तमी शौंडय, अब जिस सूत्र की बारी है वह है सप्तमी शौंडय। सप्तम्यंतम शौंडादिभिः प्राग्वत। उदाहरण देते हैं, अक्षेषु शौंडः अक्ष शौंडः। तो सप्तमी शौंडय में दो पद हमको दिख रहे हैं, सप्तमी और शौंडय। पूर्व की भांति ही यहाँ भी समास है, सुप सह सुपा विभाषा तत्पुरुष आदि पुरुष आदि सूत्रों का अधिकार है। सप्तमी से तदंत विधि होकर सप्तम्यंत का ग्रहण होता है, और सप्तम्यंत का शौंडादि सुबंतों के साथ समास विकल्प से होता है, यही इसका अर्थ है। अक्ष शौंडा उदाहरण को देखते हैं, अक्षेषु शौंडा, यह है इसका लौकिक विग्रह। अक्ष सुप शौंड सु, यह है अलौकिक विग्रह। इसमें सप्तमी शौंडय सूत्र से जब हम समास करते हैं तो प्रातिपदिक संज्ञा और सुप का लुक करके अक्ष शौंड, इस अवस्था में समास विधायक सूत्र में सप्तम्यंत के प्रथमा निर्दिष्ट होने से उपसर्जन संज्ञकत्व के पूर्व निपात करने पर अक्ष शौंड समुदाय की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और सुप्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य होता है। विभक्ति कार्य करके हमें पुनः अक्ष शौंड रूप की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात एक वचन का उल्लेख किया गया है, द्वितीया तृतीये
ति इत्यादि योग विभागादन्यत्रापि द्वितीयादि विभक्तीनां प्रयोगवशात् समासो ज्ञेयः। इस स्थल तक हम देखते हैं कि विभिन्न विभक्त्यंतों का समास हुआ, इन्हीं ही हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इसके पश्चात अब हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास का निरूपण देखते हैं, और उसमें पहला सूत्र जो आया है वह है दिक् संख्ये संज्ञायाम, अर्थात दिशावाची और संख्यावाची सुबंत समानाधिकरण सुबंत के साथ संज्ञा गम्य होने पर तत्पुरुष समास को प्राप्त करते हैं। यह जो द्विपदात्मक सूत्र है इसमें पूर्व की भांति ही फिर से समासः, सुप, सह सुपा, विभाषा, तत्पुरुष इन सूत्रों का अधिकार है, और पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाह समानाधिकरणेन सूत्र से समानाधिकरण की अनुवृत्ति कर लेने पर सूत्र का अर्थ होता है कि संज्ञा के विषय में दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण वाले सुबंत के साथ समास होता है, और वह समास क्या कहा जाता है? तत्पुरुष संज्ञा उसे भी दी जाती है। उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत करते हैं पूर्वेषु काम शमी, पूर्वा च इषु काम शमी च, यह जो विग्रह है लौकिक दिशावाचक सुबंत पूर्वा का समानाधिकरण वाले सुबंत इषु काम शमी के साथ प्रकृत सूत्र से समास होकर पूर्वेषु काम शमी रूप बनता है। अगला सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये प्राग्वत्। उदाहरण देते हैं पूर्वस्याम शालायाम भवः पूर्वशाला, यानी कि तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय होने पर या उत्तर पद परे होने पर अथवा समाहार वाच्य होने पर, इन तीनों में से कोई भी एक दशा अगर होती है तो दिशा और संख्या के वाचक जो सुबंत हैं समानाधिकरण सुबंत के साथ मिलकर को वे समास को प्राप्त हो जाएंगे और वह तत्पुरुष संज्ञक होंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो दिशावाचक में देखते हैं तद्धितार्थ पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशालः, उत्तर पद परे होने पर पूर्वाशाला प्रिया यस्य, पूर्वशाला प्रिय, और समाहार वाच्य होने पर दिशावाचक शब्द का समास नहीं होता है। संख्यावाचक अर्थ में हम देखें तो पंचानाम नापितानाम अपत्यम पांच नापिते, उत्तर पद परे होने पर पंचगावो धनम यस्य पंचगव धन, और समाहार वाच्य होने पर पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम। पौर्वशालः यहाँ पर तत्र भवः के अर्थ में वक्ष्यमान जो दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह सूत्र है उससे तद्धित प्रत्यय यह करना है, और उसकी विवक्षा मात्र में ही प्रकृत तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से दिशावाची पूर्वांगी का समानाधिकरण शालांगी के साथ हो जाता है समास, और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से उसके जो अवयव सुप हैं उनका लुक होने पर पूर्वशाला की स्थिति में अग्रिम वार्तिक कौन सा प्रवृत्त होता है? सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावः, और इस वार्तिक से पूर्वा को पुंवद भाव से पूर्व होकर के पूर्वशाला प्रयोग बनता है, और तद्धितार्थ के अनुरूप सप्तमी का एक वचन गी प्रत्यय लाते हैं तो पूर्वशालांगी। इस स्थिति में जो यह अग्रिम सूत्र आ रहा है दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यह इस सूत्र से तत्र भवः के अर्थ में तद्धित प्रत्यय का विधान करते हैं, और तद्धितार्थ आदि में य प्रत्यय होता है, य में यकार इत संज्ञक है, मात्र अशेष रह जाता है। तो पूर्वशाला में जो पूर्व पद है पूर्व दिशावाचक है, अतः इस सूत्र के द्वारा तद्धितार्थ में य प्रत्यय को फिर अ हो करके पूर्वशाला अ की स्थिति बनती है। फिर जो सूत्र लगता है वह है तद्धितेष्व चामादेह। इस सूत्र के अनुसार जो पूर्वशाला अ में यित तद्धित प्रत्यय है अ जो कि य से परे है, उसमें प्रकृत सूत्र के द्वारा आदि अच जो है उ, उसके स्थान पर वृद्धि औ हो जाता है। तो पूर्वशाला में जो उ है उसके स्थान पर वृद्धि
जो अक्षर आया औ, तो पौर्वशाला अ की स्थिति बनी और वहाँ पर यस्येति च सूत्र से पौर्वशाला के का जो अंतिम आ है, उसका लोप हो जाने पर पौर्वशाल अ की स्थिति बनती है और उससे विभक्ति कार्य आदि करके हम पौर्वशाला रूप को सिद्ध कर लेते हैं। इसी प्रकार पंचगवधनः, पंचगावो धनम यस्य पंचन जस गोजस धनसु, यह इसका लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह होता है। अनेक मन्य पदार्थे से त्रिपद बहुव्रीहि समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा तथा फिर सुप का लुक करने के अनंतर पंचन गोधन, इस अवस्था में जो यह उत्तर पद है यानी बाद वाला पद है धन, उसको तद्धित अर्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से हम पंचन जो संख्यावाची पद है उसका समान अधिकरण पद जो है गो के साथ, उसको तत्पुरुष समास होकर प्रथमा निर्दिष्ट होने से पंचन का पूर्व निपात हो जाता है और द्वंद्व तत्पुरुषयोर उत्तर पदे नित्य समास वचनम वार्तिक से उत्तर पद के परे रहते द्वंद्व व तत्पुरुष समास की नित्यता हो जाती है। इस प्रकार जो अवांतर तत्पुरुष समास है उसको नित्य करके हम समासांत टच विधायक सूत्र लाते हैं गोर तद्धित लुकी। और इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, पंच गो में गो शब्द अंत में है तो उससे टच प्रत्यय, टच में अ बचता है, तो पंच गो अ की अवस्था में एचो यवायावह के द्वारा ओ के स्थान पर हम अवादेश करते हैं। तो पंच गव अ, ऐसी स्थिति आने पर अनेक मन्य पदार्थे से धनम के बाद सुप्रत्यय लाद के त्रिपद बहुव्रीहि समास हो जाने पर पंचगव धन रूप बनता है और फिर पंचगव धन की हम प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति कार्य आदि करते हैं और पंचगव धन रूप सिद्ध होता है। अभी तक तो हम विभिन्न विभक्तियों वाले देख रहे थे, अब है विभिन्न अधिकरणों वाले देख रहे थे, अब समान अधिकरण वाले तत्पुरुष समास को देखते हैं। तो सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। अगर समान अधिकरण तत्पुरुष समास है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, उसकी कर्मधारय नामक संज्ञा होगी। प्रकृत सूत्र में 3 पद हैं, तत्पुरुषः समानाधिकरणः और कर्मधारयः। कर्मधारय समास को तत्पुरुष का ही एक भेद माना जाता है और इसको परिभाषित करने के लिए इस सूत्र का प्रणयन किया गया है। समानाधिकरण से जो तात्पर्य है वह आप समझ ही रहे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का जो आधार है वो समान विभक्तिक हो, अर्थात एक ही विभक्ति में प्रयुक्त हुए हों, जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। इसी में आगे बढ़ते हैं तो संख्या पूर्वो द्विगुः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, सूत्र से जब हम त्रिविध संख्या पूर्वक समास द्विगु संज्ञक होता है तो अगर कर्मधारय में ही पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्या को बताता हो, तो उसको हम द्विगु समास कह देते हैं। जैसे कि पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहारः। इसी में द्विगुरेक वचनम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं तो द्विगु समास का अर्थ समाहार एकत्व का प्रतिपादक होता है। द्विगु एक वचन है और यहाँ समाहारे का ग्रहण किया जाता है जिससे समाहार द्विगु एक वचन वाला होता है, ऐसा अर्थ इससे निकलता है। एक वचन का अर्थ क्या है, एकार्थवाचक, जो एक को बताए। स नपुंसकम, इसी में अगला सूत्र देखते हैं तो सह से समार हुए द्विगु और द्वंद्व दोनों का ग्रहण किया जाता है और द्विगु समास के तत्पुरुष का भेद होने के कारण द्विगु के विषय में परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः का यह अपवाद सूत्र है। यानी कि स नपुंसकम सूत्र से नपुंसक हो जाने पर प्रथमा के एक वचन में सु के स्थान पर अमादेश और पूर्व रूप करके पंचगवम रूप सिद्ध होता है। विशेषणम विशेष्येण बहुलम, इसकी वृत्ति अगर हम देखें तो भेदकम भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलम प्रागवत, यानी जो भेदक है अर्थात जो विशेषण है वह जो सुबंत है, समान अधिकरण को बताने वाला जो विशेष्य पद है उसके साथ बहुल प्रकार से अर्थात विभिन्न प्रकार से समास को प्राप्त करता है। और वह समास कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष संज्ञा से युक्त तत्पुरुष समास ही होता है।
और समान अधिकरण होने के कारण यह कर्मधारय समास कहलाता है। उपमानानि सामान्यवचनैः और इसके उदाहरण में हम घनश्यामः पद का समास देखेंगे। फिर वार्तिक आता है शाक पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपद लोपस्योपसंख्यानम्। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने आज तत्पुरुष समास को देखा। तत्पुरुष के ही भेद के रूप में हमने कर्मधारय और कर्मधारय का ही अवान्तर भेद हमने द्विगु समास देखा। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। तो तत्पुरुष समास के नंतर हम अगली कक्षा में फिर बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।